समय की बात है जब कृष्णानगर राज्य में राजा विक्रमादित्य का राज था। वो एक बहुत ही न्यायप्रिय और कर्मठ राजा थे। सर्दियां नजदीक थीं। ऐसे में राज्य मंत्री विक्रमादित्य से वार्तालाप कर रहे थे। महाराज, पिछले वर्ष हमारे राज्य में ठंड के कहर से निर्धन परिवारों ने अत्यंत कठिनाइयां उठाई थी। ठंड की वजह से कई परिवारों ने अपनों को ठिठुर ठिठुर कर मरते हुए देखा था महाराज, क्योंकि उनके पास सर्दी से स्वयं को बचाने के लिए पक्के घर नहीं थे और न ही गर्म कपड़े और बिस्तर इत्यादि थे। घर का तापमान ऊष्म रखने के लिए कोयले या लकड़ियों की व्यवस्था भी नहीं थी महाराज। ये तो अत्यंत दुख की बात है मंत्री जी। मंत्री जी, इस वर्ष किसी निर्धन परिवार को सर्दी की वजह से ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए और न ही सर्दी के कहर की वजह से किसी निर्धन की मृत्यु होनी चाहिए। हमारी तरफ से सभी निर्धन परिवारों को सहायता स्वरूप गर्म कपड़े और बिस्तर इत्यादि दिए जाएं। जिनके घरों की हालत ठीक नहीं है, उनके घरों की भी मरम्मत राजकोष से करवाई जाए। इसके साथ ही सभी निर्धनों के घरों में कोयले भी पहुंचाए जाएं, जिन्हें रात के समय जलाकर वो अपने घर को ऊष्म रख सकें और चैन की नींद सो सकें। ये उद्देश्य अति उत्तम है महाराज, परंतु बिना जांच किए खुले में ये मुनादी करवा दी गई तो हो सकता है कि जिन लोगों के पास ये सब कुछ पहले से हो, वो भी इसका अनुचित लाभ लेने के लिए झूठ का सहारा लें महाराज, और असली निर्धन परिवारों तक हम सहायता ना पहुंचा पाए। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो आप ऐसा कीजिए, आप अपनी ही एक टुकड़ी के साथ पूरे राज्य का भ्रमण कीजिए और उन सभी निर्धनों के नाम सूचीबद्ध करिए जिनको सहायता पहुंचनी चाहिए। उसके बाद उन सभी के दस्तावेजों को तैयार करके हमारी राजसी मोहर लगवाई जाए। उसके बाद ही वितरण प्रारंभ किया जाए। अति उत्तम महाराज, अति उत्तम। जैसा महाराज का आदेश। जो आज्ञा महाराज। महाराज के आदेश से ये प्रक्रिया शुरू हुई। मंत्री कुछ आदमियों के साथ राज्य का भ्रमण करते हैं और उसने सभी गरीब परिवारों का नाम सूचीबद्ध किया। महाराज, सारी प्रक्रिया कर ली गई है। अब तो मात्र उन दस्तावेजों पर आपकी राजसी मोहर लगनी बाकी है। फिर हम वितरण प्रारंभ कर देंगे महाराज। तो हम आज से ही मोहरें लगाने का कार्य प्रारंभ कर देंगे। उसी समय एक आदमी दरबार में हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। महाराज विक्रमादित्य, मैं रामेश नगर के राजा और आपके ससुर शिवसेन का दूत हूँ। एक दुखद संदेश है महाराज। महारानी गोदावरी का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है और वो अंतिम समय में अपनी पुत्री यानी आपकी महारानी सुमित्रा से भेंट करना चाहती हैं। क्या माताश्री की तबीयत ठीक नहीं है? ये सुनकर महारानी की आंखों से आंसू बह निकले। महारानी, ये अश्रु बहाने का समय नहीं है। हमें अभी रामेश नगर के लिए प्रस्थान करना होगा। महाराज, आपकी अनुपस्थिति में राज्य कौन संभालेगा? हमारी अनुपस्थिति में राजकुमार प्रथमेश ही राज्य को संभालेंगे। ये सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हाँ पिताश्री, आप निसंकोच जाइए। हम राज्य को आपकी अनुपस्थिति में अच्छे से संभाल लेंगे। अति उत्तम राजकुमार, अति उत्तम। महाराज ने अपना रथ तैयार करवाया और महारानी के साथ कुछ सिपाहियों को लेकर उसी समय निकल गए। उनके जाते ही राजकुमार सिंहासन पर विराजमान हुआ। अगले दिन मंत्री राजकुमार को कार्यालय कक्ष में ले गया, जहाँ बहुत सारे दस्तावेज रखे थे। अरे, यह क्या? यहाँ इतने सारे प्रलेख,
राजकुमार, सर्दी का मौसम निकट है। ये सारे प्रलेख उन निर्धनों के हैं जिनको महाराज द्वारा प्रारंभ की गई योजना का लाभ दिया जाएगा। इन सभी पर राजसी मोहर लगनी है। ये कार्य महाराज स्वयं करने वाले थे, किंतु अब आप उनकी जगह हैं, तो ये आप ही कर सकते हैं राजकुमार। परंतु इतने सारे प्रलेखों पर मुहर लगाने में तो बहुत समय लगेगा मंत्री जी। आपकी आज्ञा हो तो ये कार्य मैं कर सकता हूं राजकुमार। मंत्री जी, आपका मस्तिष्क ठिकाने पर है कि नहीं? मेरे होते हुए आप मोहर कैसे लगाएंगे? क्षमा करें राजकुमार, क्षमा करें। तो ठीक है, आज संध्या में हमारे मित्र हमसे मिलने आने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए बढ़िया प्रबंध किया जाए। ये मोहर लगाने का कार्य हम समय मिलने पर कर देंगे। शाम होने पर राजकुमार का एक मित्र दरबार में आया। अरे मित्र सूरसेन, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूं मित्र। प्रसन्नता हुई कि तुम अब सिंहासन पर विराजमान हो। राजकुमार अपने मित्र से मिलकर बहुत खुश हुआ। दोनों ने आपस में खूब बातें की और मदिरा पान भी किया। सुबह होने पर मंत्री कार्यालय कक्ष में पहुंचा तो उसने पाया कि राजकुमार ने सिर्फ 15 दस्तावेजों पर ही मोहर लगाई थी। मंत्री को चिंता हुई और वो राजकुमार के कक्ष में पहुंचा। राजकुमार, ये तो मात्र 15 प्रलेखों पर ही मुहर लगी है राजकुमार। अभी तो ये 10% भी नहीं हुए। आपको दोपहर होने तक इन सब पर मुहर लगा देनी चाहिए थी। मंत्री जी, आप हमें इस तरह से आदेश नहीं दे सकते। अभी जितना कार्य हमने किया है, उन प्रलेखों का कार्य प्रारंभ करो। बाकी कार्य हम अपने मित्र के जाने के बाद पूरा करेंगे। मंत्री ने राजकुमार के आदेश का पालन किया। अगले दिन राजकुमार का एक और मित्र वहां आया और अब राजकुमार पहले से भी ज्यादा लापरवाह हो गया। मित्रों के साथ मदिरा पान करने और शतरंज खेलने में समय गुजारने लगा। राज्य का कोई भी कार्य ठीक से नहीं होता। इसी तरह एक माह निकल गया। अब महाराज भी महारानी के साथ वापस महल आ चुके थे। महाराज फिर से सिंहासन पर विराजमान हुए और एक आदमी दरबार में हाजिर हुआ। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। क्या हुआ महाशय? आप इतने परेशान क्यों हैं? महाराज मैं सत्यनगर से आया हूँ महाराज। हमारे नगर में महाराज लूटपाट जैसी घटनाएं नित्य हो रही हैं महाराज, नित्य हो रही हैं। एक गिरोह नगर में घूम रहा है महाराज। वो लोग हवा में कोई ऐसा पदार्थ छोड़ते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति मूर्छित हो जाते हैं महाराज, और फिर लूट जैसी घटना हो जाती है महाराज। ये तो अत्यंत गंभीर समस्या है। ऐसे में हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। महाराज ने राजकुमार से कहा। राजकुमार, हमें लगता है कि इस गिरोह को पकड़ने का कार्य आपको देना सही होगा। जी पिताश्री, हमें बताएं कि हमें क्या करना है। हमें इस समस्या से निपटने के लिए एक योजना बनानी होगी। उसके बाद हम तय करेंगे कि आपको कैसे कार्य करना है। महाराज ने मंत्री से 2 दिनों तक अकेले में चर्चा की और फिर राजकुमार को बुलाया। राजकुमार, हमने योजना बना ली है। अगर गिरोह को यह पता चल गया कि आप उनका निरीक्षण करने के लिए नगर में उपस्थित हैं, तो वो सतर्क हो जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप एक आम व्यक्ति बनकर इस गुत्थी को सुलझाएं। पिताश्री, लेकिन वो कैसे होगा? मंत्री जी। महाराज के इशारे पर मंत्री ने सामने रखे एक चित्र से कपड़ा हटाया। अरे पिताश्री, ये तो हमारा चित्र है। ये आपने कब बनवाया? ये चित्र आपका नहीं है राजकुमार। ये चित्र रामू नाम के एक श्रमिक का है।
जो अपने परिवार के साथ सत्यनगर में एक छोटे से घर में रहता है। रामू? कौन रामू? और आप मुझे इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा रंग रूप हूबहू इससे मिलता है। यही हमारी योजना का एक पात्र है। आप कल सुबह मंत्री जी के साथ सत्यनगर के लिए निकल जाएंगे। फिर हम इस व्यक्ति को अपने गुप्तचरों से उठवा लेंगे। उसके बाद आप इस व्यक्ति की जगह इसके घर में जाकर इसके परिवार के साथ रहेंगे। इस तरह आप सत्यनगर में रहकर यह पता लगाएंगे कि वो लूटपाट करने वाला गिरोह कौन है और वो ऐसा कार्य क्यों कर रहा है। जो आज्ञा पिताश्री। राजकुमार को एक रथ में बैठाया गया और 2 दिनों की यात्रा के बाद वो सत्यनगर पहुंचा। मंत्री ने उसे साधारण वस्त्र पहना दिए थे। राजकुमार, यहाँ से सीधे जाने के बाद एक कुआं आएगा। उस कुएं के सामने ही रामू का घर है। आप बेझिझक जाकर उसमें रहना प्रारंभ कर दीजिए। परंतु ये ध्यान रहे कि किसी को ये लेश मात्र भी शक नहीं होना चाहिए कि आप राजकुमार हैं। राजकुमार मंत्री की बात सुनकर आगे बढ़ गया। रात काफी हो रही थी। उसने देखा कि रामू के घर के बाहर एक औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी हुई थी। कहाँ रह गए ये? अभी तक वापस नहीं लौटे। मुझे तो डर है कि कहीं इनको भी उस गिरोह ने लूट न लिया हो। तभी राजकुमार, जो कि अब रामू बन चुका था, वहाँ पहुँच गया। कहाँ थे आप? पता भी है मैं कितनी परेशान थी। लगता है यही रामू की स्त्री माधवी है। अरे बस क्या बताऊं, सत्यनगर में राजकुमार की सवारी निकल रही थी, इसलिए सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। उस नासपीटे राजकुमार को भी आज ही निकलना था। अगर वो न निकलता तो आप समय से घर पहुंच जाते। अरे माधवी, ये तुम क्या कह रही हो? वो हमारे राजकुमार है। हमें उनके बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जो काफी छोटा सा घर था। छत भी काफी जर्जर नजर आ रही थी। खिड़की पर न कोई दरवाजा था, न पर्दा, और जमीन पर बस एक चटाई बिछी थी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। राजकुमार ने देखा कि कोने में नाली के पास ही एक नल लगा है। अरे, यहाँ तो कोई स्नान गृह भी नहीं है। ये लोग इतनी सी जगह में कैसे स्नान इत्यादि करते होंगे? राजकुमार हाथ पैर धोकर कमरे में वापस पहुंचा। माधवी ने रोटियां, कद्दू की सब्जी सबके लिए परोसी। अरे ये क्या? मात्र कद्दू की सब्जी? क्या हुआ आज आपको? ये कद्दू की सब्जी तो आपकी मनपसंद है ना? ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? अरे अरे, ये मैंने क्या बोल दिया? अरे अरे कुछ नहीं, मैं तो मात्र हास्य कर रहा था। ये कहकर राजकुमार ने खाना शुरू कर दिया। ये सब्जी तो ठंडी हो रही है। अभी गर्म नहीं है क्या? सर्दियाँ शुरू हो गई हैं जी। अब तो सब्जी ठंडी ही मिला करेगी, क्योंकि हमारे पास सर्दियों में घर को गर्म रखने के लिए कोयले नहीं है ना। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। राजकुमार ने खाना खाया और उसके बाद माधवी ने बिस्तर लगाया। अरे ये क्या? इतनी ठंडी धरती पर इस चटाई से तो लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एक मोटी कालीन होती तो इतनी ठंड नहीं लगती। जी, कालीन तो हमारे पास हर सर्दियों में नहीं होती। इस बार आपको कालीन का ख्याल कहाँ से आ गया? चलिए, ओढ़ने के लिए रजाई निकाल लेते हैं, नहीं तो आज हमारे शरीर की बर्फ जम जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो, रजाई निकाल लेते हैं। राजकुमार माधवी के साथ एक छोटे कमरे में गया तो वहाँ रखे संदूक के कोने पर जंग लगा हुआ था। ये संदूक के कोने पर जंग कैसे लगा है? अरे, आपको तो पता ही है ना, बरसात में कितनी छत टपक रही थी हमारी। तेज बारिश में बरसात का पानी सीधा इस कोने पर ही गिरता था। इसी वजह से संदूक का ये कोना गल गया। ये सुनकर राजकुमार चुप हो गया। उसने संदूक खोलकर रजाई निकाली तो रजाई का कोना भीगा हुआ था। अरे अरे, ये तो हमारी रजाई भी खराब हो गई। क्या ये रजाई अब प्रयोग में नहीं आ पाएगी?
पता नहीं जी, अब तो इसको धूप में सुखाने के बाद ही पता चलेगा। अगर रजाई सूख गई तो काम में आ जाएगी, लेकिन अगर कोना ही गल गया होगा तो हमें परेशानी हो जाएगी। राजकुमार उसकी ये बात सुनकर परेशान हो गया। चलिए आज तो चादर ओढ़कर ही काम चलाना पड़ेगा। राजकुमार माधवी के साथ कमरे में पहुंचा। वो चटाई पर लेटा था और दूसरी तरफ माधवी थी। बीच में उसका बेटा चिंकू सो रहा था। अरे माधवी, इस चादर से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ऊपर से खिड़की से भी हवा अंदर आ रही है और नीचे धरती भी इस पतली सी चटाई की वजह से बर्फ जैसी महसूस हो रही है। हम ऐसे में कैसे सो पाएंगे? अरे आप तो हर बार मुझे हिम्मत देते हैं सर्दी से लड़ने की, इस बार आप कैसे हिम्मत हार रहे हैं? अरे इसको अब कैसे बताऊं कि इसके बराबर में राजकुमार लेटा है, रामू नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं सुबह तक जीवित भी नहीं बचूंगा, इतनी सर्दी है। माधवी और चिंकू तो सो चुके थे, लेकिन राजकुमार को नींद नहीं आ रही थी। वो चिंकू से लिपट गया था, लेकिन अभी भी ठंड में बुरी तरह से ठिठुर रहा था। उस गिरोह का पता लगाने का कार्य कल से प्रारंभ करना है, लेकिन इतनी ठंड में तो मुझे निद्रा भी नहीं आ रही है। जैसे तैसे रात गुजर गई। सुबह होने पर माधवी राजकुमार से बोली, ए जी सुनते हो? राजकुमार हड़बड़ाहट में नींद से जागा। हाँ, बोलो, क्या हुआ? अरे घबराइए नहीं, मैं कह रही थी कि छत पर रजाई सूखने के लिए डाल देते हैं, दोपहर में धूप अच्छे से लगेगी तो सूख जाएगी। राजकुमार ने रजाई उठाई और माधवी के साथ छत पर गया। उसने देखा कि छत पर एक तरफ पानी भरा हुआ है। अरे ये क्या, छत तो स्वयं सूखी नहीं है, यहाँ रजाई कैसे सूखेगी? हाँ जी, इसकी मरम्मत हो जाती तो पानी इस तरह जमा नहीं होता। खैर अब इस पानी को सूत देती हूँ। माधवी ने झाड़ू उठाई और फिर पानी को सूतने लगी। उसके बाद उन्होंने रजाई सूखने के लिए छत पर फैला दी। चलिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ, आप इतने नहा लीजिए। हाँ, मैं इतने में स्नान कर लेता हूँ। राजकुमार नहाना चाहता था। आंगन में एक नल, एक बाल्टी और डब्बा था। राजकुमार ने पानी को हाथ पर डालकर महसूस किया। अरे इतना ठंडा पानी, इसी से स्नान करना पड़ेगा क्या? राजकुमार ने अपने बदन पर पानी डाला तो उसकी घिघी बन गई। वो नहाकर जैसे तैसे कमरे में पहुंचा और चूल्हे के सामने बैठ गया। अरे क्या हुआ आपको? अरे माधवी, पानी तो बर्फ से भी ठंडा निकल रहा था। हाँ तो क्या हुआ, हम तो रोजाना ठंडे पानी में ही नहाते हैं। आप कोई राजकुमार थोड़े ही हो जो आपको गर्म पानी वाला स्नान गृह मिलेगा। ये सुनकर राजकुमार भी हंसने लगा। माधवी ने राजकुमार को चाय निकाल कर दी और खाने के लिए कुछ चने दिए। राजकुमार चाय की चुस्की लेने लगा। उसके शरीर में कंपकपी लगी थी। अगर ये चाय न मिलती तो मेरा तो आज सर्दी के मारे स्वर्गवास ही हो जाता। शुभ शुभ बोलिए जी, भगवान न करे। हम गरीबों के लिए तो यही चाय एक वरदान साबित होती है। चाय पीने के बाद माधवी ने उसे खाने का एक डब्बा दिया और बोली, आज आप काम करके समय से घर आ जाना, सर्दी बहुत ज्यादा है। हाँ माधवी, मैं प्रयास करूंगा। मंत्री जी ने कहा था कि मुझे यहाँ एक व्यक्ति मिलेगा जो मुझे आगे की योजना के बारे में बताएगा। राजकुमार डब्बा लिए घर से निकला और फिर बाजार में जाकर चौराहे पर बैठ गया। राजकुमार वहाँ बैठा उस आदमी के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन दोपहर होने तक भी उससे वहाँ मिलने कोई नहीं आया। अरे बाप रे, अभी तक भी कोई नहीं आया। बहुत भूख भी लगी है, अब पहले भोजन ही ग्रहण कर लेता हूँ। हाँ। राजकुमार ने खाना खाने के लिए डब्बा खोला। उसके अंदर कुछ हरी मिर्च, 2 प्याज, 1 गुड़ की डली और 4 रोटियां रखी थीं। हे भगवान, ये भी कोई खाना है?
राजकुमार को बहुत भूख लगी थी, लेकिन गुड़ और प्याज से रोटी कैसे खाए उसको ये समझ नहीं आ रहा था। बेटा बेटा एक रोटी दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया बेटा। हाँ, क्यों नहीं बाबा, आइए बैठिए। राजकुमार ने उसे बैठाया और डब्बा उसके सामने रख दिया। बूढ़े ने पहले रोटी उठाई, फिर गुड़ की डली के 2 टुकड़े किए और फिर प्याज को रोटी पर रखकर हथेली मारकर उसे फोड़ा। राजकुमार उसे बड़े गौर से देख रहा था। बूढ़ा फिर जिस तरह से प्याज से रोटी खाने लगा, राजकुमार भी उसी की देखम देख रोटी खाने लगा। राजकुमार का पेट भर गया और बूढ़ा भी अब भूखा नहीं था। भगवान तुम्हारा खूब भला करे बेटा, खूब पूतो फलो, खूब सुखी रहो बेटा। राजकुमार रात होने पर घर पहुंचा और उसने 5 मोहरें माधवी को दी। ये लो माधवी, आज की कमाई। अरे वाह, आज तो आपको बड़े अच्छे पैसे मिल गए जी। अरे नहीं, कहीं मैंने अधिक मोहरें तो नहीं दे दी। चलिए रजाई उतार लाते हैं, वरना ओस से पूरी तरह भीग जाएगी। सभी ने एक साथ खाना खाया और फिर सोने के लिए बिस्तर पर आ गए, लेकिन रजाई ओढ़ने के बाद भी उसे सर्दी लग रही थी। अरे माधवी, रजाई से तो अभी भी हवा भीतर आ रही है। हाँ जी, रजाई काफी पुरानी हो गई है, इसलिए रुई कहीं कहीं से टूट रही है। अब तो इन सबको झेलते हुए ही रात गुजारनी पड़ेगी। ये लोग कितने हिम्मत वाले हैं। मात्र 2 दिनों में मेरा क्या हाल हो गया, और ये लोग हर साल ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हैं। माधवी, मुझे लगता है कि हमें महाराज से सहायता मांगनी चाहिए। हम उनकी प्रजा हैं, उनको सर्दी के कहर से हमें बचाने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। अरे आप भूल गए क्या, राजा का मंत्री आया तो था, पूरे इलाके के गरीबों के नाम और पते लिख कर ले गया था। कह रहा था सर्दी आने से पहले ही सभी के घरों की मरम्मत होगी, नई रजाई और गर्म कपड़े मुहैया कराए जाएंगे, और सभी घरों में गर्मी का तापमान सही रहे उसके लिए लकड़ियाँ और कोयले भी पहुँचाए जाएंगे। क्या मंत्री जी आए थे और ये सब बोलकर गए? हाँ, यही सब वादे थे उनके, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। अगर उनके वादे पूरे हो जाते तो खिड़की पर खटका होता, हमारी छत भी ठीक हो जाती, जिससे हमारा संदूक और रजाई भी खराब ना होती। नहाने के बाद हमारे पास कोयले होते, जिससे हम शरीर को ताप सकते, और सर्दी के कहर से हम सब अपना बचाव आसानी से कर पाते। लेकिन वो मुआ मंत्री बस हम सबके बारे में पूछताछ करके चला गया। राजकुमार अब गहरी सोच में डूब गया। उस बूढ़े की शक्ल भी बार बार उसकी आंखों में घूम रही थी। अगली सुबह वो चौराहे पर न जाकर सीधा राजमहल पहुंच गया। अरे राजकुमार, आप अचानक यहाँ कैसे? क्या उस लुटेरे गिरोह का कुछ पता चला? पिताश्री प्रणाम। जो लुटेरे लोगों को इस समय लूट रहे हैं ना, अभी उनको पकड़ने से अधिक आवश्यक है कि राज्य में जो निर्धन लोग सर्दी का कहर झेल रहे हैं उनकी सहायता की जाए। हाँ, कैसी सहायता राजकुमार? मैं मात्र 2 दिन भी रामू बनकर ठीक से नहीं रह पाया पिताश्री। हमारी निर्धन प्रजा कितनी कठिनाई से जी रही है। उनके घरों को ठीक कराने की आवश्यकता है, और उनके पास खाने को मात्र रोटी और प्याज भर है। गर्म कपड़े उनके पास नहीं है पिताश्री, सोने को गर्म बिस्तर, रजाई इत्यादि नहीं है, और आग सेकने को कोयले तक नहीं है। वहां ठंडे पानी से स्नान करना पड़ता है। मैं तो अचंभित हूँ कि भला कोई निर्धन इतना कुछ कैसे झेल लेता है, जबकि मुझसे वहां 2 दिन तक नहीं बिताए गए पिताश्री, 2 दिन नहीं बिताए गए। ये सुनकर महाराज ने मंत्री की तरफ देखा। क्षमा कीजिए राजकुमार, परंतु जो परेशानी आज हमारे राज्य में प्रजा को हो रही है, उसके दोषी आप हैं राजकुमार। हमने जो प्रलेख आपको दिए थे, अगर आप उन पर मोहर लगा देते तो उन सभी निर्धनों को
गरम कपड़े, रजाई, कोयले इत्यादि पहुंचा दिए जाते। उनके घरों की मरम्मत हो जाती और वो इस सर्दी में भी आराम से अपने घरों में सो पाते। ये सुनकर राजकुमार ने नजरें झुका लीं। मंत्री जी, अब हमें अपने आप से घृणा हो रही है। हमारी लापरवाही की वजह से प्रजा ठंड का कहर झेल रही है। तो अब क्या आदेश है राजकुमार? मैं उन सभी प्रलेखों पर मोहर लगाने का कार्य आज ही प्रारंभ करता हूँ। आप शीघ्र अतिशीघ्र योजना का लाभ प्रजा तक पहुंचाना प्रारंभ करें। ये कहकर राजकुमार कार्यालय कक्ष में गया और सभी दस्तावेजों पर मोहर लगाने लगा। सुबह से मोहर लगाते लगाते दोपहर हो गई, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। राजकुमार, कृपया भोजन ग्रहण कर लीजिए। ये कार्य तो बाद में भी हो जाएगा। नहीं पिताश्री, हम अभी भोजन नहीं कर सकते। हमारी प्रजा प्याज से रोटी खा खाकर जीवन व्यतीत कर रही है, तो क्या हम उनके लिए एक दिन भूखे नहीं रह सकते? शाम होने तक राजकुमार ने सभी दस्तावेजों पर मोहर लगा दी और फिर से 5 मोहरें लेकर रामू माधवी के पास पहुंचा। कुछ ही दिनों में गरीब प्रजा के घरों की मरम्मत शुरू हो गई। उनको रजाई और गर्म कपड़े भी पहुंचा दिए गए। इसके साथ ही हर घर में कोयले की बोरियां भी पहुंचाई गईं। माधवी भी अब बहुत खुश थी। माधवी, अब तो तुम प्रसन्न हो ना? देखो, महाराज ने हमारे लिए कितना कुछ कर दिया है। हाँ राजकुमार, अब तो लगता है कि सर्दियाँ आराम से निकल जाएंगी। ये सुनकर राजकुमार हैरान रह गया। उसी समय महाराज, मंत्री और एक आदमी वहाँ आ पहुँचे। माधवी, तुमने मुझे राजकुमार कहा? तुमने मुझे कैसे पहचाना? और पिताश्री, आप अचानक यहाँ कैसे पहुँचे? राजकुमार, सत्य यह है कि असल में राजू नाम का कोई श्रमिक है ही नहीं और माधवी इस किशन नाम के किसान की पत्नी है। उसने हमारे कहने पर ही आपको अपना पति समझने का नाटक किया था। आपने हमारी अनुपस्थिति में जिस तरह से लापरवाही करके प्रलेखों पर मोहर नहीं लगाई थी, उससे हमारी प्रजा को क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, इसका आभास आपको कराना आवश्यक था। हमें प्रसन्नता है इस बात की कि आपने अपनी भूल मानी और अपने कर्तव्य को निभाया। ये सुनकर राजकुमार ने महाराज के आगे हाथ जोड़ लिए। क्षमा करें पिताश्री, क्षमा करें। अब हम कभी अपने कर्तव्य को लेकर लापरवाही नहीं करेंगे। अब राजकुमार का दिल पुरसुकून था। राजकुमार आज भी खाना खाते समय जब प्याज की तरफ देखता है तो उसे याद आ जाता है कि कड़कती सर्दी में कभी इसी प्याज ने उसकी भूख मिटाई थी।